नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ मसअप, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में जानेंगे। और एचसीएफ ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये नाम से ही है महत्तम का अर्थ होता है वो अधिकतम मान, महत्तम समापवर्तक। और जो इसको अंग्रेजी के अंदर कहेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट यानी अधिकतम, कॉमन जो फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड, यानी कोई भी दो संख्या है उसके अंदर कोई कॉमन गुणनखंड आ रहे, तीन गुणनखंड कॉमन आ रहे, तो उनमें से जो मैक्सिमम गुणनखंड है वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है आपको 4, 6, 8, इसको गुणनखंड विधि, भाग विधि, दो विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। लेकिन अपन पहले इसको समझते हैं, बेसिकली समझते हैं क्या होता है। जैसे कोई संख्या दे रखी है 4, 6 और 8 दे रखी है। ठीक है, अब इसका जो है वो एचसीएफ कितना होगा। और एचसीएफ देखिए, यहाँ पर आप 4 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। 4 के गुणनखंड करेंगे तो आप मतलब 4 के अंदर 1 का जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है और 1 4 खुद का भाग जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा। फिर यहाँ से 6 के देखिए, 6 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। 8 के अंदर देखिए, 8 के अंदर 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 खुद का जा रहा है। ये इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इन फैक्टरों में से कितने गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है, ये 1 सब तीनों के अंदर है, मतलब तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, एक तो 1 का आ रहा है और एक देखिए 1 आ रहा है 2, जो इन तीनों के अंदर है। अब 2 गुणनखंड है, इसके फैक्टर है वो कॉमन आ गए। जब 2 फैक्टर कॉमन आए, इन दोनों में से अधिकतम कौन है, 1 अधिक है या 2 अधिक है, तो अधिक 2 है, तो मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए जिसके माध्यम से आपको समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप कोई भी संख्या ले ले, 18, 24 और 37। ठीक है, इसको अपन समझते हैं बेसिकली करने के लिए कि 18, 24 और 37। जब आप 18 इसके फैक्टर करोगे, मतलब 18 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जाता, फिर 6 का जा रहा है, फिर 9 का और 18 खुद का जा रहा है। और उसके बाद में 24 के गुणनखंड करोगे तो 24 के अंदर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का बच जाएगा, 6 का भी जाएगा और 8 का जाएगा। 8 के बाद में 24 के अंदर 12 का जाएगा और फिर 24 का जाएगा। फिर अपन 37 के फैक्टर करते हैं। 37 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 4 का जाता है। उसके बाद में 6 और 6 के बाद में 9 का जाता है और 9 के बाद में 37 के अंदर 12 का जाता है और 12 के बाद में 37 में 18 का जाएगा और 37 खुद का जाएगा। ये इसके हो गए, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंड मतलब फैक्टर। अब इसमें से कॉमन कितने गुणनखंड आ रहे हैं, आप देखिए इसमें सब में 1 1 आ रहा है तो 1 को बाहर लीजिए। फिर देखिए 2 भी सब के अंदर आ रहा है तो 2 को बाहर लीजिए। फिर देखिए 3 भी सब के अंदर आ रहा है, 3 को भी बाहर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों के अंदर अपन को कॉमन देखने को मिले। ये 4 गुणनखंड है जो इन कॉमन आ रहे हैं, सभी संख्याओं के फैक्टर है। इन चारों में से सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो चारों में से सबसे बड़ा मान है 6। कौन सा है, 6। तो इसका अर्थ ये हुआ 18, 24 और 37 का एचसीएफ कितना होगा, मसअप कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब अपन एचसीएफ जो मसअप है ज्ञात करने की 2 विधि हैं, एक तो भाग विधि है और दूसरी कौन सी है, गुणनखंड विधि। ठीक है, 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधि हैं, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो अपन इस दोनों विधियों को अब जानेंगे। वैसे आपको एलसीएम के अंदर बताया गया था, एलसीएम के अंदर भाग विधि बेस्ट रहती है, लेकिन मसअप के अंदर, एचसीएफ के अंदर है वो गुणनखंड विधि बेस्ट रहती है। ठीक है, सबसे पहले अपन गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखेंगे एचसीएफ। किस विधि के द्वारा, गुणनखंड। अपन यही संख्या लेते हैं 18, 24 और 37 का गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि के अंदर क्या किया जाता है, इसके अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं। 18 का आप अलग से ज्ञात करोगे, 24 है, फिर 24 का आप अलग से ज्ञात करोगे और 36 है, 36 का भी आप क्या करोगे, अलग से ज्ञात करोगे। 18 के अंदर देखिए, अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना। कौन सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी 1 भी होती है, लेकिन आपको अभाज्य संख्या का भाग देना है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 2 का नहीं जाता है, 3 का 2, 3 का नहीं जा रहा, 5 का 2, 5 का नहीं जा रहा, 7 का 2, मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। ठीक है, तो इसके 18 के अंदर 2 का जा रहा है, इसलिए मैं 2 का दे रहा हूँ। 2 का भाग 18 के अंदर 9 बार जाएगा, फिर 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का जा रहा है ना। 3 का भाग 9 के अंदर 3 बार, फिर 3 का भाग 3 के अंदर 1 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 24 के अंदर देखिए, 24 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 12 बार, फिर 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 6 बार, और 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 3 बार, और 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है 1 बार। ठीक है, फिर 37 के अंदर देखिए, 37 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 18 बार, और 18 के अंदर फिर 2 का भाग जा रहा है 9 बार, और 9 के अंदर फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 का 3 के अंदर 1 बार चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गए, आप 18 के अलग अलग फैक्टर इसके लिखिए। आप ये कह सकते हैं 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फिर लिखिए 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो इसका HCF बराबर होगा वो क्या होगा, HCF बराबर, इसका जो HCF बराबर होगा वो ये होगा कि इसमें जो भी तीनों के अंदर कॉमन आई उसको बाहर लो। 2 इसके अंदर है, इसमें भी है, और इसमें भी, तीनों के अंदर 2 है, इसलिए 2 को बाहर लिया। फिर देखिए उसके बाद में इसमें 2 नहीं है, 3 है, 3 इसमें है, लेकिन इसमें 3 है, 3 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, इंटू 3। अब देखिए इसमें 3 दोबारा आया, लेकिन इसमें 3 नहीं आया है ना, इसमें 3 दोबारा नहीं आया, तो इसलिए ये बाहर नहीं होगा। केवल जो कॉमन फैक्टर है वो 2 ही आए, 2 इंटू 3, तो इसका 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 हो जाएगा। HCF कितना आया, 6। आपने डायरेक्ट किया पहले तब इससे आया, और अब हमने इससे गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात किया, इससे कितना आया, 6 ही आया। कितना आया, 6 आया। ठीक है, ये तो विधि जो विधि थी वो थी गुणनखंड विधि के द्वारा HCF है वो मच्छप है वो ज्ञात करना। अब जो अगली विधि आती है वो विधि हो जाएगी भाग विधि। भाग विधि के द्वारा अपन को HCF ज्ञात करना है। संख्या वही 18, 24 और 36, इसका ज्ञात करते हैं भाग विधि के द्वारा। HCF आना कितना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता, भाग दिया जाता। कोई भी आप 2 संख्या लो, जैसे मान लीजिए अपने पहली और दूसरी मैंने 2 संख्या ले ली, इसमें मैं भाग दे दूं, मतलब संख्या में भाग देते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना। ऐसा नहीं कि 24 को बाहर ले ले 18 को अंदर लेके फिर भाग जाएगा नहीं, है ना। तो कोई भी 2 संख्या लो, भले 24 और 37 ले लो, और भले ही 18 और 24 ले लेना। पहली संख्या 18 और 24 ले ली, तो मतलब आपको 18 का भाग देना है किसके अंतर्गत, 24 के अंतर्गत। ठीक है, और ये भाग तब तक चलते रहना है जब तक इसका शेषफल शून्य न आ जाए। ठीक है, अब मैं 18 के अंदर 18 का भाग दूंगा 24 के अंदर, 1 बार जाएगा, 18 एकम 18। ठीक है, उसके बाद में क्या करना, 24 में से 18, 14 में से 8 गई, पीछे बची 6, और 1 में से गया 0। अब ये शेषफल जो 6 रह गई, इसका 6 का भाग देना किसके अंदर, इस 18 के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं 18 के अंदर देता हूँ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 18 में से 18 गए, पीछे कितना रहा, 0। अब जो यहाँ पर जो भाजक आता है, इसका जो HCF आता है 6, इस 6 का भाग एक संख्या और बची है, कौन सी, 37 के अंदर भी देना है। 6 का भाग 37 में दिया, 6 छक्के 36, 36 गया 0। अब जो लास्ट भाजक बच्चा वो कौन सा है, स। यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। मतलब भाग विधि से ज्ञात किया तब भी HCF कितना आया, 6। गुणनखंड विधि से ज्ञात किया तब भी HCF 6, और डायरेक्टली बेसिक जो जानने के लिए किया तब भी HCF कितना आया, 6। यानी HCF किसी भी संख्या का वो कॉमन फैक्टर अधिकतम मान होता है, और जो LCM होता है वो लघुत्तम होता है, HCF होता है वो महत्तम मान होता है, अधिकतम मान होता है। ठीक है, और कोई भी संख्या आप लेकर के इसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अपन और कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे रखी है, एक संख्या ले लेते हैं 37, 54 और 51। कौन सी है, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 37, 54 और 81। अब इसको भाग विधि के द्वारा अपन को ज्ञात करना। तो सबसे पहले कोई भी 2 संख्या लीजिए और इसका भाग दीजिए। मैं 36 को ले रहा हूँ, 37 का भाग अगर मैं 54 के अंदर दूँ तो 36 दूनी 72, 1 बार चला जाएगा, 36 के 36, फिर माइनस कीजिए, और 14 में 6 के पीछे 8,
4 में से 3 18 शेष देंगे। फिर 18 का भाग देना है इस 37 के अंतर्गत, और 18 कम 18 18 दूनी 36, 36 में से 0 गया। यहाँ पर 18 बच गए। अब 18 का भाग किस में दोगे? 51 के अंदर दोगे ना। ये यहाँ पर दे रहा हूँ जहाँ पर आपको दिख सके। यहाँ पर 18 का भाग किस में देना है? इस 51 के अंदर देना है। ठीक है, 18 कम 18 18 दूनी 36 और 18 तिया कितने होते हैं? यहाँ से 81 ले लो बोले। अब यहाँ से 18 चौके 72, 4 बार चला जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाता है। अब 81 में से 72 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 1 और 9। फिर इस 9 का भाग देना किसके अंतर्गत? 18 के अंदर। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में से 18 गए, पीछे बचा 0, तो इसका एचसीएफ कितना आया? 9। ठीक है, ये तो बात हो गई गुणनखंड विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा एचसीएफ को ज्ञात करना। लेकिन जब कभी भी कोई भी ऐसी संख्या भी दी जाती है जिसका एचसीएफ को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, जैसे एक संख्या दे रखी है 3 और 4, कौन सी दे रखी है? 3 और 4, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो आपने कहा गुणनखंड विधि से कीजिए। गुणनखंड विधि से मैंने ट्राई किया, 3 एकम 3 एक बार गया, 4 के अंदर ये 2 का जाएगा 2 एक बार। अब इसके टुकड़े कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। कोई भी अगर किसी भी संख्या के अंदर मतलब ज्ञात करते समय कोई फैक्टर कॉमन नहीं आए, मतलब एक तो कॉमन होगा सब के अंदर, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये समझने के लिए आप यहाँ पर आइए, देखो सब के अंदर 1 1 तो गुणनखंड सब का होता नहीं होता है। हाँ, ये देखिए 1 1 सब के अंदर कॉमन आता है। मतलब अगर कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही तो 1 तो 100% उसके अंदर होता है, तो मतलब उस संख्या का एचसीएफ कितना होता? 1 होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।